हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम वीकली करंट अफेयर जो है वो कर रहे हैं और हम आज डिस्कस करेंगे दूसरा सप्ताह जून महीने का। पहला सप्ताह हम कर चुके हैं 1 से लेकर 9 तक और अब 9 से लेकर 16 जून तक जो है वो हमारा दूसरा सप्ताह है। ध्यान से सुना है, करंट अफेयर्स को फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। हर तरह का करंट अफेयर जो है वो इसमें अवेलेबल है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है, एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा, डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो हैं वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर्स। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़े, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ASH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर, जिसमें आज हम कवर करेंगे दूसरा सप्ताह जून महीने का 9 से लेकर 16 जून तक। और इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है अगर कैबिनेट की अप्रूवल देखें जो 7 जून 2023 को हुई है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। पहली है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है थर्ड रिवाइवल पैकेज भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए, जिसमें टोटल 89,99,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें 4G और 5G स्पेक्ट्रम जो है वो भी इंक्लूडेड है और ये इक्विटी इन्फ्यूजन के थ्रू दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है। 99,047.82 करोड़ रुपए जो है वो टोटल BSNL को तीसरी बार जो है वो एक रिवाइवल पैकेज जो है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है, मतलब BSNL को किसी तरह से हम उबार सकें, उसको ऊपर लेके आ सकें। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि कंटिन्यू करेंगे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम को, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, और इसमें टोटल 1280 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा आएगा। ये गलत है, 1280 करोड़ रुपए का नहीं आएगा,
2980 करोड़ रुपया जो है वो सरकार इस पे खर्च करेगी। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो इतना है। और इसमें जो टाइम पीरियड है वो 21-22 से लेके 26 तारीख का, यहाँ पे ये गलत है, ये 25-26 तक का टाइम पीरियड है, 5 साल के लिए था। 21-22 से 25-26 तक ये स्कीम चलेगी और ये 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के साथ साथ जो है वो चलेगी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, हमने काफी इसमें करेक्शन कर दी है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि वो मेट्रो कनेक्टिविटी जो है वो हुड्डा सिटी सेंटर से लेके दिल्ली मेट्रो येलो लाइन तक जो है वो चलाएंगे और ये साइबर सिटी तक जाएगी गुरुग्राम में। तो आपने याद रखना है, हुड्डा सिटी सेंटर से येलो लाइन जो है वो साइबर सिटी तक पहुंचेगी गुरुग्राम में। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है, इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पहला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो आंसर क्या होगा? ओनली ए एंड सी, 4 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से करेक्ट हैं? अगर रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉर्ड ऑस्टिन, जो इंडिया के दौरे पे थे, तो इंडिया के और उनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं वो एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे डिफेंस है राजनाथ सिंह और लॉर्ड ऑस्टिन के बीच में डिस्कशन हुई कि जो जनरल इलेक्ट्रिक का प्रपोजल है कि वो टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहते हैं इंडिया के साथ फाइटर जेट इंजन्स को लेके, वो हम जो है वो साझा करने के लिए तैयार हैं। मतलब वहां की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में आएगी लेकिन हमारी कंपनी उसको बनाएगी। एंड न्यू दिल्ली इज प्लान टू प्रोक्योर 30 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स, और हम जो है इंडिया जो है वो 30 MQ-9B नाम के जो है वो ड्रोन्स एक्वायर करेगा। उसमें टोटल $3 बिलियन का खर्चा आएगा और यूएस जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम उसमें हमें अपनी टेक्निक जो है वो शेयर करेगा। तो यूएस का जो जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम है वो इन 30 MQ-9B आर्म ड्रोन्स को बनाएगा, जिसमें लगभग $3 बिलियन का ये पैक्ट इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया और यूएस ने डिसाइड किया है कि वो आपस में बातचीत करेंगे 2 क्रूशियल एग्रीमेंट्स को लेके, जो कि सिक्योरिटी को लेके है और सप्लाई को लेके है, ताकि किसी तरह से डिफेंस प्रोक्योरमेंट अच्छे से हो सके और जो हथियारों की सप्लाई चेन है वो अच्छे से चल सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है कि इंडिया और यूएस ने एक रोड मैप बनाने के बारे में सोचा है, जिसमें वो डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसको फास्ट ट्रैक करेंगे और साथ में टेक्नोलॉजी टाई अप्स करेंगे, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर रहे थे पहली स्टेटमेंट में कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर काम हो रहा है कि जो यूएसए की टेक्नोलॉजी है वो किसी तरह से इंडिया में आए और हम उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो यहाँ पे काम करें और को प्रोडक्शन करें। मतलब इंडिया और यूएस मिलकर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की जो है वो को प्रोडक्शन करें, हथियार बनाए, अलग अलग चीजें बनाएं, ताकि जो एयर सिस्टम है उसको मजबूत कर सके, जो लैंड सिस्टम है उसको मजबूत कर सके। तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट से एक बार पढ़ लेना आपने, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट जून 2023, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट है जो कि उन्होंने तैयार की है, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन जो है वो कितना हुआ है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये 440 गीगावाट को क्रॉस करेगी पूरे 2023 में। तो ये लगभग 107 गीगावाट का जो है वो यहाँ पे एडिशन हुआ है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो याद रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट ये जून हर महीने आता है, ये जून 2023 का है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से दिया जाता है। तो इसमें बताया कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन जो है वो 107 गीगावाट तक जो है वो हो सकता है, जो कि एक एब्सोल्यूट इंक्रीज है, और ये 440 गीगावाट वाले जो स्ट्रेंथ है उसको क्रॉस कर जाएगा। 2023 का जो हमारा टारगेट है उसको क्रॉस कर जाएगा। और रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को हम जो है वो बेसिकली कम करते जा रहे हैं, उसके अल्टरनेटिव ढूंढते जा रहे हैं। हम सोलर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो सोलर फोटोवोल्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जितने गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रहा है उसमें 2/3 जो हिस्सा है वो सोलर फोटोवोल्टिक का ही है। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इसी का है। विंड एनर्जी अभी भी बहुत पीछे है, और इवन 2024 में भी सोलर फोटोवोल्टिक बढ़ेगा इनका मानना है, लेकिन जो विंड एनर्जी है उसका जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर अभी इतना ज्यादा फोकस जो है वो नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इकरा की अगर रिपोर्ट देखें इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, जो कि जून में रिलीज की गई, तो उसमें बताया गया बॉन्ड इशू जो हुए हैं बैंक्स के द्वारा वो कम हुए हैं। बॉन्ड्स इशुएंस बाय बैंक्स आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज, कितने जो हैं वो कम हो सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड में पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 में रिकॉर्ड था 1.1 लाख करोड़ के बॉन्ड जो हैं वो इशू हुए थे, लेकिन अब उम्मीद है कि लगभग 90,000 करोड़ रुपए के इस साल बॉन्ड जो है वो इशू होंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या है? 90,000 करोड़।
तो ये इकरा की, जो कि एक इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट दी है, बॉन्ड इश्यूएंस के ऊपर रिपोर्ट दी है। तो कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में, मतलब 23-24 में 90,000 करोड़ के जो है वो बॉन्ड इशू किए जाएंगे, जिससे क्या कह सकते हो आप कि लिक्विडिटी कंडीशन जो है वो इंप्रूव होंगी, क्योंकि अगर बॉन्ड मार्केट से जो है वो आप कम इशू करेंगे बैंक, तो इसका मतलब लोग भी कम खरीदेंगे। मतलब पहले 1.1 लाख करोड़ बैंक के पास चला गया बॉन्ड इशू का, अब 90,000 करोड़ ही बैंक के पास आएगा। इसका मतलब लोगों के पास पैसा जो है वो बेसिकली रहेगा हाथ में, ज्यादा बॉन्ड नहीं उनको परचेज करने पड़ेंगे, जिसके कारण जो है वो आप कह सकते हो मार्केट में मनी का फ्लो चलता रहेगा। तो बैंक्स जो है वो बेसिकली फंडिंग करने के लिए जो है वो खास करके बॉन्ड को इशू करते हैं। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया से रिसेंटली जिनको सिलेक्ट किया गया है यूनेस्को का 2023 मिचेल बैटिस अवार्ड, जो बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। और ये पर्सनैलिटी है जगदीश सुधाकर बाकन। आंसर क्या होगा? 3 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, में इस क्वेश्चन को शामिल कर लें। जगदीश सुधाकर बाकन जो कि एक वाइल्ड लाइफ वार्डन है और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, ये बेसिकली तमिलनाडु में रहते हैं और इनको यूनेस्को का 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले इंडियन हैं, फर्स्ट इंडियन हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनको ये अवार्ड जो है वो 14 जून को पेरिस में जो है वो बेसिकली दिया गया 2023 में, फ्रांस के अंदर। लेकिन इनने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये अभी डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, और साथ ही साथ इन्होंने गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत ही अच्छे से काम किया है। जैसे कि इन्होंने फिश बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही बचाने के लिए काम किया है, कोरल बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए, या जो सी टर्टल्स हैं उनको बचाने के लिए। तो इस तरह के काम इन्होंने किए हैं, जिसके कारण इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी पर्सनैलिटी है जिनका नाम जो है वो लिया गया है 2023 का NWS स्पिनोजा प्राइज के लिए, जो कि हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड है नीदरलैंड्स के अंदर। और ये अवार्ड नीदरलैंड्स में जो है वो दिया गया, और ये पर्सनैलिटी कौन है? जोइता गुप्ता। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो डच रिसर्च काउंसिल, जिसको हम NWO के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? जोइता गुप्ता, जो कि प्रोफेसर है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में काम कर रही हैं, और इनको NWO स्पिनोजा प्राइज के लिए जो है वो चुना गया। ये हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड है नीदरलैंड्स का, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो है वो एक सस्टेनेबल वर्ल्ड को बनाने की कोशिश की है, जिसके कारण इनको ये अवार्ड से नवाजा गया। ये ऐसी 12th रिसर्चर हैं, 12वीं रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम से, जिनको ये स्पिनोजा प्राइज जो है वो दिया गया है। और जो NWO है, जो आप कह सकते हो डच रिसर्च काउंसिल है, उन्होंने साथ में ज्योतिका गुप्ता के एक पर्सनैलिटी और हैं, टोबी कियर्स। टोबी कियर्स ये भी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में काम करते हैं, और इनको भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, स्पिनोजा प्राइज। आपने ज्योतिका गुप्ता का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जून 2023 में अग्नि प्राइम, जो कि एक न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया। DRDO की तरफ से ये किया गया, और APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पे किया गया, जो कि ओडिशा के पास है। और अग्नि प्राइम जो है वो एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इस बात को याद रखना है। इसकी रेंज कितनी है? इसको हम अग्नि P के नाम से भी जानते हैं, और इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्नि प्राइम जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 1000 से 2000 इसकी जो है वो रेंज है, और इसका पहली बार टेस्ट किया गया था जून 2021 में। ये पहली बार हुआ है कि नाइट इंडक्शन टेस्ट जो है वो बेसिकली इसका किया गया है। ये चीज आपने साथ में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखे, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है 30 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। और सबसे पहले याद रखना है कि वर्ल्ड मेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पे आयोजित की गई? ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसको आयोजित किया गया। तो एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है। पहली है कि 3 इंडियन बॉक्सर, एक का नाम है दीपक कुमार बहोरिया, एक का है मोहम्मद हुसामुद्दीन, एक है निशान देव, इन्होंने तीनों ने एक एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 22nd एडिशन था ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो यहाँ पे जीत लिए हैं, और तीनों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। दीपक कुमार बहोरिया जो हैं वो फ्लाईवेट 51 kg कैटेगरी के अंदर जीतते हैं,
और जो निशांत देव हैं ये 71 केजी कैटेगरी के अंदर लाइट मिडिल वेट के अंदर, और जो हमारे पास मोहम्मद हुसामुद्दीन हैं ये 57 केजी कैटेगरी के अंदर जीतते हैं, ये फेदर वेट के अंदर इसको जीतते हैं। तो ये आपने खास तौर से तीनों नाम याद रखने हैं। रशिया इस मेडल टैली के अंदर टॉप करता है 9 मेडल्स लेके। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि रशिया इसमें टॉप नहीं करता, इसमें उज्बेकिस्तान टॉप करता है। ये हुई कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। तो ज्यादातर यही होता है कि जिस कंट्री में हो रही है तो उस कंट्री के प्लेयर ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी कंट्री के जो एथलीट्स हैं वो ज्यादा मेडल लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे भी आइडिया लगा सकते हो कि 9 मेडल उज्बेकिस्तान के, जिसमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसमें दूसरा स्थान जो है वो किसका है? कजाकिस्तान का। दूसरा किसका है? कजाकिस्तान का। और इसमें इंडिया और स्पेन जो है वो दोनों 3 मेडल जीतते हैं, क्योंकि इंडिया में आपने देख लिया 3 मेडल ब्रॉन्ज मेडल थे, और इंडिया और स्पेन का स्थान जो है वो 12th है। तो दोनों का स्थान 12th है। ये स्टेटमेंट सही है, बी गलत हो जाती है यहाँ पे। तो इसका मतलब सही स्टेटमेंट पूछी थी तो आंसर क्या होगा? ओनली ए एंड सी होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया इज सेट टू होस्ट द डैश एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2023 पेजेंट। तो मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो इंडिया में आयोजित होगा। कौन सा एडिशन है ये मिस वर्ल्ड 2023 का? ये 71st एडिशन होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इसमें 130 कंट्री से जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही साथ इसमें अपने टैलेंट, इंटेलिजेंस के बारे में जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो आयोजन किया जाएगा ये इंडिया में लौट के आ रहा है 27 साल के बाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो इस बार इंडिया में होगा। तो 1 महीना जो है वो इसमें अभी लगेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है, और फाइनल शेड्यूल जो है वो दिसंबर 2023 में हमारे पास सामने होगा। ग्रैंड फिनाले जो है वो दिसंबर 2023 में होगा। और इसमें कई तरह के कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें टैलेंट के बारे में अपने आप को प्रदर्शित करना होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ चैरिटेबल इनिशिएटिव होंगे जो पार्टिसिपेंट्स ने किए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही इनको जो है वो मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन कौन सा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में बताया, जिसका नाम था बिपरजॉय, शायद आपने सुना होगा, जो कि ईस्ट सेंट्रल साउथ ईस्ट अरेबियन सी के आसपास जो है वो आप कह सकते हो कि वहां से होके गुजरा, और गोवा के पास से होके गुजरा 6 जून 2023 को। बिपरजॉय नाम जो है वो कौन सी कंट्री की तरफ से दिया गया? एक सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 90% चांस है कि आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है, क्योंकि बिपरजॉय से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। और ये बांग्लादेश, और ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस भी यही है जो हमने यहाँ पे फ्रेम किया है। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया बिपरजॉय साइक्लोनिक डिस्टरबेंस को, जो कि ईस्ट सेंट्रल आप कह सकते हो या फिर साउथ ईस्ट अरेबियन सी के आसपास डेवलप हुआ। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें सिर्फ, तो गोवा के आसपास जो है वो इसको जांचा गया, और इसके बाद ये नॉर्थ वाली साइड पे, उत्तर वाली साइड पे जो है वो चला गया, और भी ज्यादा साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो लेके आया बिपरजॉय। राजस्थान में भी बहुत ही आपने देखा कि बहुत ही बुरा हाल था, गुजरात में बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो इससे हुआ, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये बिपरजॉय नाम जो दिया है बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। और 2020 में ही ये जो नाम का अडॉप्शन का जो तरीका है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीज को दिया था, और उन्होंने अपने अपने नाम जो है वो भेजे थे। और यहाँ पे जो बिपरजॉय का मतलब है वो क्या है? क्लैमिटी, या फिर इसको डिजास्टर भी आप कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जून 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नेशनल मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम है माहिर, या इसको महिर भी कह सकते हैं, ताकि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो पावर सेक्टर के अंदर लेके आ सकें, नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकें। तो महिर का मतलब क्या है, या इसमें आई का मतलब क्या है? तो महिर का यहाँ पे मतलब है, एम का मतलब है मिशन, ऑन एडवांस्ड, इसका मतलब है एडवांस्ड, एच का मतलब है हाई, आई का मतलब है इम्पैक्ट रिसर्च। तो यहाँ पे हो गया मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो आई का मतलब यहाँ पे क्या है? इम्पैक्ट है। तो ज्वाइंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, ताकि हम नई इनोवेशंस का पावर सेक्टर में यूज कर सकें। तो अगर नई इनोवेशन का यूज करेंगे तो उसमें हम टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं, पावर सेक्टर को बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं। और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए क्योंकि अब आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं, और नए अल्टरनेटिव्स लेके आ रहे हैं। सोलर है हमारे पास, विंड है, इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आ रहे हैं। तो इन तरह के आइडियाज़ को हमने आगे जनरेट करना है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस जो है बेसिकली कर सकें। और जो मिशन महिर है इसको लॉन्च किया गया है 2023-24 से लेके 2027-28 तक, मतलब ये 5 साल का मिशन जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है।
तो इस चीज को आपने याद रखना है। जून 2023 में पहला एडिशन एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का किया गया गल्फ ऑफ ओमान में। तो ये एक्सरसाइज 3 कंट्रीज के बीच में हुई है, एक तो इंडिया है, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और तीसरी कंट्री हमारे पास कौन सी है? तीसरी कंट्री हमारे पास है फ्रांस। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो फर्स्ट एडिशन था इंडिया फ्रांस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का, जिसका जो उद्घाटन है वो गल्फ ऑफ ओमान में किया गया। 7 और 8 जून को ये एक्सरसाइज की गई। मेन मकसद यही था कि तीनों कंट्रीज के बीच में हम एक बाइलेटरल रिलेशन डेवलप कर सकें। और आप इसको बाइलेटरल रिलेशन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिया और यूएई का रिलेशन बनेगा, इंडिया और फ्रांस का बनेगा, यूएई और फ्रांस का रिलेशन जो है वो आज में यहाँ पे डेवलप होगा। और ट्राइलेटरल रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि तीनों नेवीज ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही हैं। तो कल को कोई भी डिस्टरबेंस आती है तो तीनों नेवीज में इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगी कि किसी भी तरह की आपदा से हम लोग जो है वो बच सकते हैं। और गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है, गल्फ ऑफ ओमान का बॉर्डर किसके साथ अटैच है? गल्फ ऑफ ओमान अगर आप देखोगे उत्तर की तरफ, अगर नॉर्थ की तरफ देखोगे तो ये पाकिस्तान के साथ अटैच है और साथ में ईरान के साथ जो है वो अटैच है। अगर आप दक्षिण की तरफ देखोगे तो ये ओमान के साथ जो है वो अटैच है, इसलिए इसका नाम था गल्फ ऑफ ओमान। और अगर आप इसको वेस्ट वाली साइड पे देखोगे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अटैच है। मतलब अगर गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे है तो ऊपर पाकिस्तान और साथ में आप कह सकते हो नॉर्थ वाली साइड पे ईरान, इस वाली साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाएगा और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओमान है। तो 4 कंट्रीज के साथ गल्फ ऑफ ओमान जो है वो लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंट्री जो है वो लिस्ट में नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट में, जो कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से चुने गए हैं 2 साल के लिए। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। तो इसमें 5 कंट्रीज का टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो चुका था, तो नई 5 कंट्रीज जो है वो चुनी गई हैं। कौन कौन सी चुनी गई है? एक तो अल्जीरिया चुनी गई है, एक गुयाना चुनी गई है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया मतलब साउथ कोरिया हो गया, एक सेरालियोन हो गया और एक जो है वो स्लोवेनिया हो गया। तो इसमें ब्राजील का नाम नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो 5 कंट्रीज को 2 साल के लिए चुना गया है, जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2025 तक, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 तक। तो 5 कंट्रीज का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है। और ये 5 कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी है जिनका टाइम पीरियड खत्म हो गया? अल्बानिया का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, ब्राजील का हो गया है, गैबन का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, गाना का टाइम पीरियड खत्म हो गया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 5 कंट्रीज जो कि नॉन परमानेंट मेंबर से अब चली गई हैं, इनका टाइम पीरियड 31 दिसंबर, मतलब अभी तो फिलहाल है 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी से ये नई 5 कंट्रीज आ जाएंगे। कौन कौन सी 5 कंट्रीज और हैं इसमें? एक तो इक्वाडोर है, एक इसमें जापान है, माल्टा है, इसमें मोज़ेम्बिक्यू है और इसमें स्विट्जरलैंड है। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी इसमें शामिल हैं। और करंटली याद रखना है प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो जून महीने के, क्योंकि हर महीने चेंज होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जून 2023 में कि ओरल डिजीजेस जो हैं वो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रही है। तो लगभग 800 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ओरल डिजीज जो हैं वो आप कह सकते हो इफेक्ट कर रही है, जिसमें आप कह सकते हो डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, गम डिजीज हैं, उनको उनको टूथ डिके है, दांतों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दांतों का लॉस है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस तरह की बीमारियों को फेस कर रहे हैं वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के अंदर, और ये लगभग 42% लोग हैं अपनी टोटल पॉपुलेशन का, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर इन कंट्रीज ने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस नहीं चलाई या अपना पैकेज जो नहीं स्टार्ट किया, तो ये पॉपुलेशन जो है वो और भी बढ़ जाएगी और भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है वहां पे देखी जा सकती है। और इवन पिछले अगर आप देखोगे 1990 से लेकर 2019 के बीच में लगभग आप कह सकते हो 30 सालों के अंदर 30% ये जो बीमारी है वो बढ़ी है, ओरल डिजीजेज जो हैं वो बढ़ी हैं। पहले ये लगभग 629 मिलियन लोग जो हैं वो इससे प्रभावित थे, अब 800 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हैं। तो बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर कोई ना कोई जो निर्णय जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज को लेना पड़ेगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जो है वो रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करती है और रिवाइज स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाना चाहती है, किसके साथ कोलैबोरेट करके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो हेल्थ सिस्टम को और बेहतर बना सके।
और ये ऑर्गेनाइजेशन है द ग्लोबल फंड, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल फंड टू फाइट एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स और ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, जिसको हम ग्लोबल फंड के नाम से जानते हैं, दोनों मिलके एक नए फ्रेमवर्क की शुरुआत करेंगे जिसमें वो हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करेंगे। और इस पूरे फ्रेमवर्क का मकसद ही ये है कि हम एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बना सकें जिसमें ज्यादा से ज्यादा बीमारियां कवर हो सके, ज्यादा से ज्यादा बीमारियों का इलाज हो सके, और जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनको हम किसी तरह से रोक सकें, ग्लोबल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, रीजनल लेवल पे, वहीं पे हम उसको रोक सकें। और ये 5 साल का फ्रेमवर्क जो है वो स्पेशली बनाया गया है 2023 से लेकर 28 तक का, ताकि हम WHO का जो जनरल प्रोग्राम वो चल रहा है उसी के साथ मिलकर इसको काम कर सकें। ऑलरेडी WHO का 23 से लेकर 28 तक का एक प्रोग्राम चल रहा है। ये टोटल 35 एरियाज के ऊपर काम करेंगे, जिसको अलग अलग 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हेल्थ पॉलिसीज बनाना, उसके बाद हेल्थ गवर्नेंस के ऊपर काम करना, हेल्थ प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, इनोवेशन करनी उसके ऊपर, टेक्निकल सपोर्ट करनी, मार्केटिंग करनी, तो इन चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली जिसने थर्ड कोहॉर्ट मतलब थर्ड चैलेंज लॉन्च किया है ऑफ 4 ओशन इनोवेटर्स के लिए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि ओशंस को इंप्रूव किया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। ओनली ओशंस को नहीं, आप कह सकते हो पूरी ब्लू इकोनॉमी को हम बेहतर कर सकें। तो इसके लिए तीसरा चैलेंज लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो यूएनडीपी ने थर्ड कोहॉर्ट लॉन्च किया है 4 ओशन इनोवेटर्स के लिए, और इसका मेन मकसद यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट हैं 14.2, 14.5, 14.7, तो ये 3 टारगेट्स को हम अचीव कर सकें। 14.2 है प्रोटेक्टेड एरियाज को लेके, 14.5 जो है वो एरिया बेस्ड मैनेजमेंट के लिए, और 14.7 स्पेशली ब्लू इकोनॉमी के लिए रखा गया है। तो इन तीनों टारगेट्स को हमने जो है वो अचीव करना है। और ये 4 जो इनोवेशंस हैं, मतलब ये जो आप कह सकते हो कि 4 इनोवेटर्स हैं, ओशन इनोवेटर्स हैं, इनके रोल को ध्यान में रखते हुए ये चारों के लिए जो है वो तीसरा चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें कई यूनिवर्सिटी शामिल हैं, इसमें कई मरीन कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं, इवन इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर भी शामिल है, IUCN भी जो है वो इसमें शामिल है, जो कि बांग्लादेश और थाईलैंड वाले एरिया के अंदर जो है वो काम करती हैं। तो तीसरा चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया ताकि ब्लू इकोनॉमी को हम बेहतर कर सकें। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अगर रिसेंटली अप्रूवल देखें स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के, जो कि जून 2023 में इन्होंने किया है। तो अगर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। सिडबी ने इस मिशन को लॉन्च किया है। मिशन का नाम है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्रूव करना और लेके आना है, और ये किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के टाई अप से, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, जो हादी स्टेटमेंट है बाद वाली वो गलत हो जाती है, क्योंकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसमें नहीं आता, इसमें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी जो है वो नहीं आता। तो इसमें एक तो आता है हमारा नीति आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और एक आता है इसमें वर्ल्ड बैंक, फिर आता है कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप फैसिलिटी, फिर आता है कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड। तो 4 ऑर्गेनाइजेशन होगी, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप और कोरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मदद से इवॉल्व नाम का सिडबी ने एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका मकसद है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्रूव करना, उसको और बढ़ाना। ऑब्जेक्टिव इवॉल्व का मैं पहले बता चुका हूं कि अफोर्डेबल कमर्शियल फाइनेंसिंग हो सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन्स मिल सके MSMEs को, ताकि बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम बन सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर सकें, और हम जो हैं वो साथ ही साथ इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन को कम कर सकें। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका नाम है गेम, उनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है सिडबी से कि वो अब जो है वो NBFC के तौर पे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और MSMEs को लोन वगैरह जो है वो प्रदान कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ओनली B एंड C है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी है रिसेंटली जिसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एक्टिवली मैनेज्ड मोमेंटम फंड? एक्टिवली मैनेज मोमेंटम फंड। मोमेंटम फंड बेसिकली क्या होता है? मोमेंटम थीम्ड बेस्ड स्कीम होती है, मतलब आप कह सकते हो कि एक थीमेटिक फंड होता है उन स्टॉक्स के अंदर जो कि उस टाइम पीरियड पे मोमेंटम में चल रहे हैं, मतलब तेजी से आगे ग्रो कर रहे हैं, और उन
लाइक शेयर्स को या उन मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उनको सेल कर देना जो कि अपना मोमेंटम लूज कर चुके हैं, तो उनको कहते हैं मोमेंटम फंड। और ये स्पेशली लॉन्च किया है सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड के नाम से इसको लॉन्च किया गया है, जो कि एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है और मोमेंटम थीम फंड है, और इसको निफ्टी 500 के साथ जो है वो साथ में लिया गया है। और ये न्यू फंड ऑफरिंग जो है वो सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड की तरफ से लॉन्च किया गया, और ये 15 जून से जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये 29 जून को बेसिकली ये फंड जो है वो कंक्लूड करेगा। और मोमेंटम जो इसका न्यू फंड ऑफरिंग है बेसिकली वो 15 जून से लेकर 29 जून तक है। और मोमेंटम फंड क्या है मैं बता चुका हूं कि उन स्टॉक्स को परचेज करना जो मोमेंटम है, जिनका बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और उन स्टॉक्स को बेचना जो कि अपना मोमेंटम लूज कर चुके हैं। कौन सी कंपनी है रिसेंटली जिसने लॉन्च किया है एक पायलट स्टडी, एक डेमो बेस्ड जो है वो लॉन्च किया व्हीकल्स के अंदर यूज होने वाला E27 फ्यूल और एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल? तो कौन सी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो E27 फ्यूल और एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल के ऊपर जो है वो स्टडी, या आप कह सकते हो डेमो बेस्ड स्टडी जो है उन व्हीकल्स को लॉन्च किया गया है, ताकि ये पहली ऐसी ऑयल कंपनी बन सके जो कि इस तरह के रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है। तो इसका मेन मकसद यही है कि 2025 तक जो है वो इंडिया एथेनॉल के अंदर ब्लेंडिंग जो है वो पूरी कर ले, जिसका मेन मकसद यही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो हम गैसोलीन के अंदर, पेट्रोल डीजल के अंदर जो है वो चला के पेट्रोल डीजल के दाम भी कम कर दें और इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन भी जो है वो कम हो सके। तो एचपीसीएल जो है वो ऑलरेडी E20 फ्यूल जो है वो लॉन्च कर चुका है। E20 फ्यूल का जनरली मतलब यही है कि 20% उसमें एथेनॉल है, 80% पेट्रोल या डीजल है। ये फरवरी में ही इसी साल जो है वो लॉन्च कर दिया था, और उन्होंने अपने 23 रिटेल स्टोर्स में इसको लॉन्च कर दिया था पूरे कंट्री में। अब जो है वो टारगेट है कि इसको 350 रिटेल स्टोर्स पे लेके जाना है 21 स्टेट्स के अंदर। 21 स्टेट्स के अंदर इसको लॉन्च कर देना 350 रिटेल स्टोर्स में। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया से जो कि रिसेंटली तीसरा स्थान हासिल करता है 8.09 मीटर का जंप लगा के लॉन्ग जंप इवेंट में पेरिस डायमंड लीग में। तो पेरिस डायमंड लीग में ये पर्सन तीसरे स्थान पे आता है, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से ब्रॉन्ज मेडल जीत जाता है, और ये पर्सन है मुरली श्रीशंकर। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो इंडियन लॉन्ग जंपर हैं मुरली श्रीशंकर, इनका तीसरा स्थान जो है वो यहाँ पे हासिल किया इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में, और टोटल जंप जो है वो 8.09 मीटर का था। मुरली श्रीशंकर ऐसे तीसरे इंडियन बन चुके हैं जो कि डायमंड लीग के अंदर जो है वो टॉप 3 पोजीशंस पे आए हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा थे इससे पहले। नीरज चोपड़ा जो हैं वो जेवलिन थ्रोअर, वो पहले स्थान पे आए थे, और इसी तरह से विकास गौड़ा है, विकास गौड़ा, तो ये भी डिस्कस थ्रोअर हैं, फॉर्मर डिस्कस थ्रोअर हैं, ये भी पहली टॉप 3 पोजीशंस हासिल कर चुके हैं। तो इसलिए तीसरे ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो डायमंड लीग के अंदर जो है वो पहले 3 स्थान में आए हैं। मुरली श्रीशंकर हैं, लॉन्ग जंपर हैं। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, उन्होंने लॉन्च किया है सागर समृद्धि नाम से एक प्लेटफॉर्म, जो कि एक ऑनलाइन ड्रैगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव के ऊपर काम करता है। कौन सी सेंटर या कंपनी जो है वो इस सागर समृद्धि सिस्टम को बनाती है? और ये है हमारे पास नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इस सिस्टम स्पेशली इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेवलप किया गया है। ये एक टेक्नोलॉजिकल आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स की, और ये जो पहले ड्राफ्ट और लोडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम होता था उसको ये रिप्लेस कर देगा। मतलब कोई भी लोडिंग है, अनलोडिंग है, अब ऑनलाइन ही जो है वो आप सागर समृद्धि प्लेटफॉर्म पे जाके जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और ये अभी 2 पोर्ट्स के ऊपर जो है वो इसको स्टार्ट कर दिया गया है। एक तो कोचीन पोर्ट के ऊपर इसको स्टार्ट कर दिया, और एक मुंबई पोर्ट के ऊपर इसको स्टार्ट कर दिया। सागर समृद्धि सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। तो जितनी भी चीजें अब पोर्ट के ऊपर होती है वो सारी की सारी ऑनलाइन ही होंगी। यही सागर समृद्धि जो है वो पोर्टल है। जून 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पीस कमेटी बनाई है मणिपुर के अंदर, किसकी अध्यक्षता में? और ये कमेटी बनाई गई है अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में, जो कि गवर्नर हैं मणिपुर के। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो मेंबर जो इस कमेटी के हैं उसमें चीफ मिनिस्टर तो हैं ही हैं, कई मिनिस्टर्स इसमें शामिल किए गए हैं उसी स्टेट के, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हैं, एमएलएस जो हैं वो इसमें शामिल हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर इसमें शामिल हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं, कई एजुकेशनलिस्ट, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो मेन मकसद यही है कि हम किसी तरह से
पीस जो है वो बना सकें अलग अलग स्टेट्स के साथ, खास करके जो कन्फ्लिक्ट हुआ था एक कम्युनिटी का, और वो कम्युनिटी कौन सी थी? मेइतेई कम्युनिटी। तो मेइतेई कम्युनिटी का एक डिस्प्यूट हुआ था जिसके कारण उन्होंने कहा था कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दो, लेकिन मना कर दिया गया था, जिसके कारण कई तरह की वायलेंसेस हुई और कई तरह के लोगों की वहां पे जान चली गई। तो इस तरह से एक पीस कमेटी बनाई गई है अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जून 2023 में फर्स्ट एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज, तो एक नाव जो आप कह सकते हो कि जिसके ऊपर आप हथियार भी रख सकते हो, टॉर्पेडो भी रख सकते हो, और उसमें आप मिसाइल को लॉन्च भी कर सकते हो, तो इस तरह की एक किश्ती, मतलब आप कह सकते हो इस तरह का एक सिस्टम जो है वो बनाया गया है। इस तरह की एक नाव होती है जिसको हम बार्ज कहते हैं। तो LSAM-15 जिसको यार्ड 125 भी कहा जाता है, ये इंडियन नेवी को डिलीवर की गई है नेवल आर्मामेंट डिपो करंज एरिया के अंदर, जो कि कहां पे स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। आंसर क्या होगा? 2 होगा। इस स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से याद कर लें। तो टोटल जो है वो 11 इस तरह की बार्ज जो है वो बनानी है। कौन सी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? मैसर सूर्यदीप्ता, मैसर सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो कि एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये दिया गया है, और ये बार्ज बिल्ड की गई है जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी जो है वो कितनी है? 30 साल की है। तो इसमें आप हथियारों को रख सकते हो, इसमें आप जो है वो मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो, मिसाइल्स को रख सकते हो, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया फर्स्ट एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री में मयोन वॉल्केनो जो है वो स्थित है? मयोन वॉल्केनो, मयोन वॉल्केनो जो स्थित है वो फिलीपींस में स्थित है। आंसर क्या होगा? 4 होगा। एक स्टैटिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन स्थित है, क्योंकि मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोस जो हैं वो कहां पे स्थित हैं? फिलीपींस के एरिया के अंदर स्थित है। तो ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, मयोन वॉल्केनो। तो 13,000 लोगों को लगभग जो है वो फिलीपींस से निकाला गया, नॉर्थ ईस्ट, मतलब आप कह सकते हो इस एरिया से जो फिलीपींस को निकाला गया। और मयोन वॉल्केनो जो कि इसका एक लावा था, तो बहुत ज्यादा तेजी से वो बाहर निकल रहा था, तो लोगों को बाहर निकालना पड़ा। और जो 6 किलोमीटर का रेडियस था उसको बिल्कुल खाली करा दिया गया था, और उसको जो है वो लोगों को इवैक्यूएट करके किसी सेफ प्लेस पे लेके गए ताकि उनको घर जो है वो मिल सके। कौन सी स्टेटमेंट सही है? अगर रिसेंटली जर्मन के फेडरल मिनिस्टर जो हैं डिफेंस बोरिस पिस्टोरियस, वो इंडिया का उनका दौरा देखें, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टाई अप्स हुए हैं, कोई एमओयू साइन हुआ है। तो जर्मन फेडरल डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस हैं वो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह से मिलते हैं, और दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और डिफेंस बाइलेटरल कॉपरेशन के ऊपर बातचीत हुई, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के ऊपर बात हुई, ताकि दोनों मिलके जो है वो डिफेंस सेक्टर को इंप्रूव कर सकें, जैसे कि हमने यूएसए के साथ किया कि हम मिलके जो है वो कई चीजों का निर्माण कर सकें। पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जर्मन डिफेंस मेजर टाइसन करूप मेरीन सिस्टम और साथ ही मेजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि इंडिया का है, दोनों ने एक एमओयू साइन किया कि इंडियन नेवी का P-75 इंडिया सबमरीन प्रोजेक्ट जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। स्टेटमेंट सही है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस हैं उनको ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। कौन सी स्टेटमेंट सही है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी का सूरीनाम और सर्बिया का जो एक दौरा था उसको ध्यान में रख के देखें, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में शामिल कर सकते हो, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। लेकिन आपने याद रखना है 4 से लेकर 9 जून के बीच में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये सूरीनाम पहुंची, और साथ ही साथ जो है वो ये सर्बिया में गई। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ द ब्लू स्टार, यहाँ पे ब्लू नहीं है, यहाँ पे येलो स्टार है, याद रखना है, ये चेन ऑफ येलो स्टार है, और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है किसका? सूरीनाम का। और ये ऐसी सेकंड इंडियन नहीं, ये पहली इंडियन बनी है जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, हमने इसको सही कर दिया, याद रखना है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ द येलो स्टार जो है वो सूरीनाम का हाईएस्ट ऑनर है, और इनको सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू जी को, और पहली इंडियन बनी है जिनको सम्मानित किया गया है। ओवरऑल ये ऐसी चौथी महिला हैं जिनको इससे सम्मानित किया गया है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ सूरीनाम ने एक एमओयू साइन किया है कि मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के ऊपर दोनों कंट्रीज काम करेंगी, कॉपरेट करेंगी। तो इसका मतलब इंडिया और सूरीनाम की जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं दोनों ने टाई अप किया कि हम मेडिकल प्रोडक्ट्स को ध्यान से लॉन्च करेंगे, उसको रेगुलेट करके लॉन्च करेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट, और ये सर्बिया जाती हैं तो वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया सर्बिया बिजनेस फोरम को लीड करती हैं, उसको एड्रेस करती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में ये स्टेटमेंट्स थी, जिसमें बी और सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा था, तो आंसर क्या होगा? ओनली बी एंड सी। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? अगर आरबीआई की सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी देखें जो फाइनेंशियल ईयर 24 की उन्होंने रिसेंटली दी है, और कौन कौन से इनिशिएटिव जो है वो आरबीआई ने स्टार्ट किए हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट है, इंडिया का रियल टाइम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24 का प्रोजेक्ट किया गया 6.5%। ये आपने याद रखना है, जिसमें रियल टाइम डोमेस्टिक ग्रोथ जो रखी गई है वो रखी गई है 6.5%, और इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की गई है 5.1% फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। तो इसमें अलग अलग क्वार्टर्स का भी उन्होंने बेसिकली बताया हुआ है, जैसे कि 6.5 उन्होंने पूरे साल की बताई है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि क्वार्टर 1 में 8% रहेगा, क्वार्टर 2 में 6.5% रहेगा, क्वार्टर 3 में 6% और क्वार्टर 4 में 5.7%। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। आरबीआई एक्सटेंडेड द फेज इन टाइम फॉर अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। उन्होंने जो है वो फेज का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो पैसा रखा गया था वो 31 मार्च 2024 से बढ़ा के अब 31 मार्च 2026 रख दिया है। तो अपने याद रखना है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी कुछ टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अब वो टाइम पीरियड जो है वो 2 साल बेसिकली बढ़ा दिया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, आरबी जो है वो 4 दिन का वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन जो है वो खोलेगा 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 12 जून 2023 को। ऑलरेडी वो खोल चुके हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट मीटिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की होनी है वो 8 से लेकर 10 अगस्त के बीच में होगी, क्योंकि 2 महीने में एक बार जनरली होती है। तो इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ए बी सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया 148 मिलियन डॉलर का लोन कौन सी स्टेट के लिए इंडिया में, ताकि इरिगेशन प्रैक्टिसेस को जो कि रूरल एरिया में होती हैं उस स्टेट में हम इंप्रूव कर सकें। और यहां पे बात हो रही है कौन सी स्टेट की? वेस्ट बंगाल की। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 148 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए, ताकि इरिगेशन प्रैक्टिसेस को इंप्रूव किया जा सके, खास करके जो रूरल एरियाज है, गांव वाले एरिया हैं। तो वेस्ट बंगाल का मेन मकसद है कि हम किसानों को आगे बढ़ा सके, किसानों की इनकम को हम डबल कर सकें, खास करके उनको अलग अलग वैरायटी की खेती करने के लिए हम जो है वो आगे मोटिवेट कर सकें, जैसे कि वो दालों की खेती करें, फ्रूट्स की खेती करें, वेजिटेबल्स की करें, ताकि पानी को किसी तरह से यहाँ पे बचाया जा सके। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और बैंक है रिसेंटली जिसने 130 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि हॉर्टिकल्चर को हम आगे बढ़ा सके हिमाचल प्रदेश में, फ्लावर्स की खेती को, फ्रूट्स की खेती को, वेजिटेबल्स की खेती को, हम जो है वो हनी बी की खेती को आगे बढ़ा सके, हम हॉर्टिकल्चर को हिमाचल प्रदेश के अंदर आगे बढ़ा सके। और ये एग्रीमेंट हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, लेकिन ये स्पेशल एग्रीमेंट हुआ है हिमाचल प्रदेश के लिए, ताकि हॉर्टिकल्चर को हम इंप्रूव कर सकें इस हिली एरिया के अंदर, और फार्मर्स की इनकम को इंप्रूव कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तो जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक आउटकम है, जो उन्होंने रिसर्च किया था। उन्होंने 200 हेक्टेयर लैंड के ऊपर हॉर्टिकल्चर की जो प्रैक्टिस है वो करके देखी, उसके तहत उन्होंने देखा कि हॉर्टिकल्चर को इंप्रूव किया जा सकता है। अब लगभग 6000 हेक्टेयर में इसको प्रदर्शित किया जाएगा, इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को इंप्रूव किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अगर फ्रेंच ओपन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फ्रेंच ओपन जो कि पेरिस में हुआ, सबको पता है फ्रेंच ओपन मेंस टाइटल किसने जीता है, वुमेन टाइटल किसने जीता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसको हराया गया ये भी आपको पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है कि नोवाक जोकोविक मेंस सिंगल कैटेगरी में इस टाइटल को जीत चुके हैं, और इनका 23वां ग्रैंड स्लैम था, जिसमें इन्होंने कैस्पर रूट को हरा दिया नॉर्वे के, और फ्रेंच ओपन जीत लिया है, जिसको रोलैंड गारोस के नाम से जाना जाता है। पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी, नोवाक जोकोविक मोस्ट सक्सेसफुल मेल टेनिस प्लेयर बन चुके हैं, बिल्कुल 23 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। इन्होंने राफेल नडाल, रॉजर फेडरर नहीं यहाँ पे आएगा राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। उनके पास 22 ग्रैंड स्लैम हैं,
लेकिन इनके पास 23 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। वुमेन कैटेगरी के अंदर ईगा स्वितेक जो पोलैंड से हैं वो जीतती हैं। इन्होंने हराया है कैरोलिना मोशोवा को, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, और ये इनका तीसरा फ्रेंच ओपन टाइटल था, अदरवाइज चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल था। बिल्कुल सही है, चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल था, तीसरी बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, मतलब ये टोटल 4 मेजर टाइटल जो हैं वो जीत चुकी हैं। लेकिन ये यंगेस्ट प्लेयर बन चुकी हैं जिन्होंने 4 मेजर टाइटल जो हैं वो जीते हैं। इससे पहले सेरेना विलियम्स ने जीते थे 2002 में। तो फ्रेंच ओपन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट तो ए एंड सी है, तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा, ओनली ए एंड सी। कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखे 2021-23 की, जो कि रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच खेला गया, जो कि फाइनल टेस्ट मैच था जिसमें इंडिया जो है वो हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट चैंपियनशिप को जीत चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया की मेन क्रिकेट टीम को लीड कर रहे थे पैट क्यूमिंस, और उन्होंने इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम जिसको रोहित शर्मा लीड कर रहे थे उसको 209 रन से हरा दिया फाइनल मैच के अंदर। सेकंड एडिशन था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 21-23 का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंडिया इसमें हार चुका है और पैट क्यूमिंस की टीम जो है वो इसमें जीत चुकी है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला और ओनली टीम बन चुकी है जो ऑल 3 मेजर आईसीसी इवेंट जीत चुकी है आफ्टर इंग्लैंड। तो अपने याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहली और ओनली टीम है जो 3 नहीं 4 मेजर आईसीसी इवेंट्स जीत चुकी है, 4 मेजर आईसीसी इवेंट जीत चुकी है, और ये उनका 7वां नहीं 9वां जो है वो आईसीसी ट्रॉफी था, क्योंकि इससे पहले ये ओडीआई वर्ल्ड कप ही जीत चुके हैं 5, तो 87 का जीत चुके हैं, 99 का जीत चुके हैं, 2003 का, 7 का, 15 का, 5 तो यही हो गए। इसके बाद इन्होंने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती है 6 की और 9 की, 2 ये हो गए, 5 और 2 7 हो गए। फिर इन्होंने T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता है 2021 का, और 5 6 7 8 हो गया, और एक इन्होंने अभी आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली, तो टोटल 9 बार इन्होंने आईसीसी की ट्रॉफी जीती है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडर ट्रेविस हेड जो हैं वो ऐसे पहले बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने सेंचुरी लगाई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, तो ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया के बैट्समैन अजिंक्य रहाणे जो है वो ऐसे पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और ये ऐसे 13th इंडियन बैट्समैन बन चुके हैं जो 5000 रन जो हैं वो टेस्ट मैचेस में क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और साथ ही साथ आप याद रख सकते हो, इंडियन ऑलराउंडर जो है वो रविंद्र जडेजा, वो जो है वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। रविंद्र जडेजा किसका? बिशन सिंह बेदी जी का, और इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। इस चीज को आपने याद रखना है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। लॉस एंजल्स जू जो है वो पार्टनरशिप करता है गवर्नमेंट ऑफ कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि घड़ियाल जो हैं, जो कि एक फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, उसको गंडक रिवर के अंदर बचाया जा सके, उसको वहां पे हम कंजर्व कर सकें। और ये गंडक रिवर की बात हो रही है, तो बिहार स्टेट के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो लॉस एंजल्स जू जो कि कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, पार्टनरशिप करता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ कि जो घड़ियाल हैं उनको हम किसी तरह से बचा सकें और उसको गंडक रिवर के अंदर हम किसी तरह से कंजर्व कर सकें। तो इसका मेन मकसद यही है कि हम जो है वो रिवर की सेफ्टी के ऊपर भी काम कर सकें और घड़ियाल्स को बचाने का भी जो है वो काम कर सकें। और घड़ियाल जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आ जाते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की। इस चीज को आपने याद रखना है। तो रिवर गंडक यहां पे आपने इंपॉर्टेंटली वर्ड याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंट्री इज सेट टू रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? कौन सी कंट्री जो है वो ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जो डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू करेगी? और ये कंट्री है इजराइल। आंसर क्या होगा? 2 होगा। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें कि तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, जिसको टीएस के नाम से जाना जाता है, और इसराइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो पहली बार पूरे वर्ल्ड में एक डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो इशू करने वाली है, जिसको आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं और ऑनलाइन ही जो है वो उसको बेच सकते हैं। डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड है, और इसमें जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी डिजिटल तरीके से जो है वो आपके अंदर ऐड हो जाएंगे। और इसको कई बैंक्स की मदद से जो है वो लॉन्च किया गया है, जैसे कि बार्कलेस बैंक है, डॉचे बैंक है, फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक है, गोल्डमैन सैक है, जेपी मॉर्गन है। तो इन सारे बैंक्स को साथ में शामिल करके इसको लॉन्च किया गया और इसका एक लाइव इवेंट जो है वो स्पेशली किया गया, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको बनाया गया है।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टूवर्ड जेंडर इक्वालिटी, और ये जून में रिलीज किया गया। अराउंड कितने % लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि ये तो मानते हैं कि एक फंडामेंटल बायस जो है वो वुमेन के खिलाफ हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो औरतों के खिलाफ कोई ना कोई एक फंडामेंटल चीज जो है वो सही नहीं है। लाइक आप कह सकते हो कि मेन को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, औरतों को कम पैसे दिए जाते हैं। हाँ, आप इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं, तो कम से कम एक चीज है जो कि बायस करती है मेन और वुमेन को, जेंडर इक्वालिटी को बायस करती है। ऐसे कितने लोग हैं? और ऐसे 90% लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार औरतों को एक आधी चीज जो है वो कम मिलती है अगर हम जेंडर इक्वालिटी के तौर पे देखें। तो इसे पता लग रहा है कि चाहे जेंडर, लाइक आप कह सकते हो कि वुमेन्स को राइट बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं, उनकी एडवोकेसी बहुत अच्छे से हो रही है, कई मूवमेंट्स चल रही हैं, कई सोशल मूवमेंट्स के अंदर वो हिस्सा ले रही है, लेकिन फिर भी जेंडर इक्वालिटी जो है वो अपने पीक पे नहीं पहुंची है। जेंडर इक्वालिटी जो है वो अभी हमने हासिल नहीं की है, क्योंकि 90% लोग तो यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं औरतें जो हैं वो उनको एक आधी चीज जो है वो मेन के मुकाबले जो है वो कम मिल रही है। और ये 2023 का जो ये स्पेशली जो ये इंडेक्स जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसको साउथ कोरिया की मदद से जो है वो रिलीज किया गया है। और जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स जो है ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताता है और किस तरह से राइट्स जो है वो औरतों को मिल सकते हैं ताकि जेंडर इक्वालिटी हासिल की जा सके। इसको पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अगर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स देखें 2023 का, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड राइट्स ग्रुप वॉक फ्री फाउंडेशन की तरफ से लॉन्च किया गया, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। तो आपको पता है बंधुआ मजदूरी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो एडवोकेसी होती है कि हमने इसको खत्म करना है, स्लेवरी को खत्म करना है, तो अगर पढ़ लेते हैं। इस इंडेक्स के अंदर लगभग 50 मिलियन लोग, लगभग 50 मिलियन लोग जो हैं वो उन कंडीशंस में रह रहे हैं जो कि मॉडर्न स्लेवरी के अंदर आती हैं 2021 में, और पिछले 5 सालों में 25% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसके पीछे कारण कोविड-19 भी है। और मॉडर्न स्लेवरी के बीच में अगर मैं कहूं तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें बंधुआ मजदूरी आ गई, इसमें फोर्स्ड मैरिज आ गई, इसमें आप कह सकते हो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इंसानों की लैब बेच होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी इसमें। तो मतलब सब तरह से जो है वो मॉडर्न स्लेवरी के अंदर 50 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो इसमें स्थगित हैं, इसमें जो है वो ऑलरेडी धकेले गए हैं। और 25% बड़ी है ये, खास करके कोविड के कारण, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी है G20 नेशंस के अंदर इंडिया जो है वो इस लिस्ट में टॉप करता है, क्योंकि 11 मिलियन लोग जो है वो फोर्स लेबरर्स के अंदर हैं। दूसरा स्थान चाइना का, तो सिर्फ G20 ग्रुप को देखें तो इसमें इंडिया इसमें टॉप करता है, 11 मिलियन लोग जो है वो फोर्स लेबर के अंदर है। दूसरा स्थान इसमें चाइना का है और तीसरा स्थान इसमें रशिया का है। ये स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पे सही है। साउथ कोरिया जो है वो इस इंडेक्स में टॉप करता है। मोस्ट प्रेवलेंट मॉडर्न स्लेवरी जो है वो साउथ कोरिया के अंदर है। यहाँ पे गलत है, साउथ तो नहीं आएगा यार, यहाँ पे आएगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा मॉडर्न स्लेवरी है और फिनलैंड सबसे नीचे है। नहीं, 160वां स्थान स्विट्जरलैंड है। बहुत ही अच्छा कंट्री, पोल्यूशन फ्री कंट्री है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, साफ सुथरा कंट्री है। स्विट्जरलैंड 160वें नंबर पे, मतलब सबसे कम मॉडर्न स्लेवरी के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे हैं। सबसे कम लोग जो है वो यहाँ पे आपको स्लेवरी के अंदर दिखेंगे। इसमें 159th रैंक जो है वो नॉर्वे का है, 158th रैंक जर्मनी का है, लेकिन पहला रैंक नॉर्थ कोरिया का है, दूसरा स्थान जो है वो इसमें एरिट्रिया का है। तो इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट जहां पे जो है वो गलत है। तो इसका मतलब जो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए एंड बी है। तो आंसर यहां पे क्या होगा? 2 होगा। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव देखें जो उन्होंने जून 2023 में लिए हैं, तो सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनीज को अलाउ कर दिया है कि वो इन्वेस्ट और पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेपो ट्रांजेक्शन्स जो सिक्योरिटीज के अंदर वो होती हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट में कर सकते हैं, ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को इंप्रूव किया जा सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को अलाउ कर दिया कि वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कोई भी सिक्योरिटीज हैं। SEBI has issued a framework for upstreaming of clients' funds received by stockbrokers and clearing members to clearing corporations to safeguard the investors' fund and improve their confidence. तो सिंपल वर्ड्स में इसको याद रखेंगे कि सेबी ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसके अकॉर्डिंग जो क्लाइंट्स का फंड है वो सही जगह पे सही तरीके से पहुंच सके, ताकि आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिल सके और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके। उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
और सेबी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ए न्यू प्रोविजन ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर अपस्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइंट फंड्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। और ये जो फ्रेमवर्क बनाया है इसकी पूरी गाइडलाइन जो है वो 1 जुलाई 2023 से जो है वो लागू होंगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी होगा, 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बैंक और कंपनी है जो कि रिसेंटली $250 मिलियन जो है वो ग्रांट करती है, एक फंड देती है एम्प एनर्जी इंडिया को, ताकि वो अपना ऑपरेशन और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत कर सके, अपने बिजनेस को और बढ़ा सके, जो कि एनर्जी ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और ये बैंक हमारे पास है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और साथ ही साथ हमारे पास है आईसीजी इंटरमीडिएट कैपिटल ग्रुप और एसएमबीसी बैंक ऑफ जापान। तो आंसर क्या होगा? ऑल 1 2 3। तो एम्प एनर्जी इंडिया जो है वो टोटल $250 मिलियन इन 3 ऑर्गेनाइजेशन से लेती है, मतलब लगभग 2061 करोड़ रुपया जो है वो यहां से लेती है। और ये फंडिंग 3 बैंक्स की तरफ से की गई है। और एम्प एनर्जी इंडिया इस पैसे को यूज करेगी ताकि वो अपने एनर्जी ट्रांजिशन बिजनेस को इंप्रूव कर सके, हम बेहतर टू बेहतर इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर फिक्स हो सके, हम जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आ सकें, क्योंकि एम्प एनर्जी इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। टोटल पोर्टफोलियो इनका लगभग 2.7 गीगावाट का है, जो कि 17 स्टेट्स में फैला हुआ है। तो एनर्जी इनिशिएटिव्स आगे लेके जा सकें, इसीलिए ये पैसा इनको दिया गया है। उस डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म का नाम बताना है रिसेंटली जिसने पार्टनरशिप की है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि यूपीआई प्लगइन को साथ में इंटीग्रेट किया जा सके, मतलब यूपीआई जो है वो हम साथ में लेके आ सकें। और ये प्लेटफॉर्म है रिंग। तो याद रखना है रिंग, जिसको ओनेमी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इंडिया का लीडिंग डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है। और इन्होंने पार्टनरशिप की है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि यूपीआई प्लग इन कैपेबिलिटीज जो हैं वो इंप्रूव की जा सके, उसको बेहतर किया जा सके, जो रिंग का एग्जिस्टिंग डिजिटल सर्विसेज है। तो इससे क्या होगा? जो रिंग है बेसिकली ये स्कैन एंड पे ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसमें जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होंगे या नए कस्टमर्स होंगे वो यूपीआई के माध्यम से भी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपने स्कैन किया फिर वो पूछेगा कि पेमेंट किससे करनी है, तो आप यूपीआई के माध्यम से भी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और रिंग ऐप में पहले यूपीआई के माध्यम से पेमेंट जो है वो नहीं कर सकते थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडियन वुमेन जूनियर हॉकी टीम ने 4 बार के चैंपियन को हरा दिया है और पहला वुमेन जूनियर एशिया कप टाइटल जो है वो जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टाइटल इंडिया ने जीता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने हराया किसको? 4 बार के चैंपियन साउथ कोरिया को हरा दिया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंडियन वुमेन हॉकी जूनियर टीम, इन्होंने वुमेन जूनियर एशिया कप 2023 का टाइटल जीत लिया है, 4 बार के चैंपियन साउथ कोरिया को हरा दिया है। तो ये पहला वुमेन जूनियर एशिया कप टाइटल है जो इंडिया ने जीता है। इसी विक्ट्री के साथ इंडिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हॉकी वुमेन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 खेलेगा, जो कि कहां पे होने वाला है? चिले में होने वाला है 29 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। और ये वुमेन जूनियर एशिया कप जीतने का मतलब है कि हम हॉकी वुमेन जूनियर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, क्योंकि एशिया कप जीत चुके हैं, अब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इस बार जो एशिया कप का एडिशन था ये 8th एडिशन था। कहां पे हुआ है? जापान के अंदर ये हुआ है, ये याद रखना है। 2 से लेकर 11 जून के बीच में इसको खेला गया। इसमें एक प्लेयर का नाम आप याद रख सकते हो, अंजलि, अंजलि बारवा। अंजलि बारवा को अवार्ड मिला है राइजिंग स्टार प्लेयर, राइजिंग स्टार प्लेयर। नेक्स्ट एक सीरियम की रिपोर्ट रिलीज की गई है मई 2023 में, जिसमें बताया गया है कौन सा एयरपोर्ट जो है जिसको मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना है। ये एयरपोर्ट है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर होगा 4, क्योंकि रिसेंटली सर्वे किया गया सीरियम के द्वारा, जो कि एक एविएशन एनालिटिकल फर्म है, उनके द्वारा ये बताया गया कि 90.43% ऑन टाइम परफॉर्मेंस थी सारी की सारी इनकी। फ्लाइट्स ऑन टाइम थी, 90.43% सारी चीजें जो है वो इनकी ऑन टाइम थी। तो हैदराबाद एयरपोर्ट मतलब जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा एक ही एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसकी पंक्चुअलिटी 90% से अधिक है। इस चीज को आपने याद रखना है। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? अगर ग्लोबल डीपीआई समिट 2023 देखें जो कि जून के महीने में हुई है। डीपीआई समिट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट समिट है, इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेसिकली की जाती है। तो देख लेते हैं
जो ग्लोबल डीपे समिट 2023 है, ये एक चौथी मीटिंग रही G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की, जो कि नई दिल्ली में हुई। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहली बात तो ये चौथी नहीं, तीसरी मीटिंग है G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की, और ये नई दिल्ली में नहीं हुई है, ये पूना महाराष्ट्र में ये मीटिंग हुई है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए की जाती है। इसके मेन 3 थीम रहे, ईज ऑफ लिविंग, किस तरह से जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेसमैन को किस तरह से आगे लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ गवर्नेंस, लोगों तक सही तरीके से सरकार पहुंच सके, तो उसके लिए ये 3 थीम रखे गए हैं। बिल्कुल सही है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इंडिया और 4 कंट्रीज के बीच में, अर्मेनिया, सेरालियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ और बारबुडा के बीच में, ताकि वो इंडिया स्टैक जो है वो शेयरिंग के बेसिस पे कर सकें। मतलब सिंपल है कि जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं वो हम जो है वो इन चारों कंट्रीज में जो है वो लॉन्च कर सकें। डिजिटल सॉल्यूशंस जो है हमारे इंडिया के बहुत ही बेहतर हैं, तो इन चारों कंट्रीज के साथ जो है वो हम इसको शेयर करेंगे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और इस समिट को लगभग 150 फॉरेन डिग्निटरीज ने पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर 50 कंट्री से ये लोग आए थे और लगभग 250 से भी ज्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें बहुत अलग अलग जुड़े हुए क्षेत्रों से लोग आए, जैसे कि एकेडमिक्स, डॉक्टर्स, बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसमें शामिल हुए। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बी एंड सी है, तो आंसर क्या होगा इसका? 3 है। जून 2023 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो एयर फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी है, और इसका नाम है एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज। ये यूरोप के अंदर उन्होंने अपनी एयर फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी है। और ये कौन सी कंट्री जो है वो इसको होस्ट कर रही है, एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज को, जो कि 12 से लेकर 23 जून के बीच में की गई। और ये एयर डिफेंडर एक्सरसाइज जो है, ये कंट्री जो होस्ट करती है वो है जर्मनी। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो ये एक्सरसाइज 12 से लेके 23 जून के बीच में की गई। 250 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुए, 25 नाटो देशों से और पार्टनर कंट्री से, जिसमें जापान भी शामिल था और स्वीडन भी शामिल था। तो मेन फोकस था कि यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस जो यूरोप के अंदर है, तो उसके ऊपर फोकस किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके, और लार्जर स्केल में जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके यूएसए की मदद के साथ भी। और एक्सरसाइज का मेन मकसद ये भी था कि नाटो कंट्री आपस में जो है वो नजदीकियां बढ़ाएं, आपस में जो इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कल को किसी कंट्री के ऊपर कोई नुकसान होता है तो सारी कंट्रीज मिलके जो है वो एक साथ जो है वो उस कंट्री का सामना कर सकें। तो एयर डिफेंडर को पहले स्टार्ट किया गया था 2018 में, और ये रशिया ने जब क्रीमिया को ऊपर कब्जा कर लिया था यूक्रेन से लेके, तब जो है वो इस ग्रुप की शुरुआत की गई थी। अब यूक्रेन के ऊपर ही हमला किया गया है तो नाटो इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अभी फिलहाल वो जंग जारी है, तो क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एयर डिफेंडर एक्सरसाइज। उस फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड का नाम बताना है रिसेंटली, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया, गवर्नर शक्तिकांत दास जी की तरफ से लॉन्च किया गया, और इसका नाम है अंतर्दृष्टि। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। अंतर्दृष्टि का हिंदी मतलब क्या है? इनसाइट। तो इस डैशबोर्ड का मेन मकसद यही है कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में डाटा जो है वो रेलेवेंट देख सकें। कितने लोग बैंक के साथ जुड़ चुके हैं, कितने सेविंग अकाउंट खुल चुके हैं, कितना क्रेडिट दिया जा चुका है, कितने इंश्योरेंस हो चुके हैं, पेमेंट सिस्टम क्या है, तो ये सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके। तो ये डाटा अगर हमारे पास होगा तभी हम लोगों के ऊपर फोकस जो है बेसिकली कर सकते हैं। तो आरबीआई ने रिसेंटली फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी निकाला है, जो कि 2021 में उन्होंने निकाला था, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन देख सकें। ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर होता है कि कितने लोग जो है वो बैंकिंग सर्विसेज को असेस कर रहे हैं, उसकी 35% वेटेज रखी गई है, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, 45% उसकी यूजेस रखी गई है, क्वालिटी कितनी है, 20% जो है वो उसकी यूजेस रखी गई है। उस पेमेंट बैंक का नाम बताना है रिसेंटली जिसने पार्टनरशिप की है हबल मनी के साथ, ताकि वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकें, स्पेंडिंग अकाउंट। और ये है फिनो पेमेंट बैंक। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने पार्टनरशिप की एक बेंगलुरु बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी जिसका नाम है हबल मनी, ताकि इंडिया का और वर्ल्ड का पहला स्पेंडिंग अकाउंट लॉन्च कर सके, जिससे कस्टमर अपने फाइनेंस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस जो हुए हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, और उनको रिवॉर्ड जो है वो इससे मिलेंगे। तो ये फिनो पेमेंट बैंक का जो फिनो 2.0 इनिशिएटिव है उसके तहत इस पार्टनरशिप को किया गया है, ताकि कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बना सके। तो स्पेंडिंग अकाउंट, आपको ये पता लग जाएगा आपका कितना खर्चा कहां पे हो रहा है।
जून 2023 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, ताकि देख सके कि कितनी डायरेक्ट प्लान्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितने म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ये फ्रेमवर्क जो है वो कब से लागू होगा, 1 सितंबर से। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 1 सितंबर आएगा यहाँ पे आंसर। इस चीज को आपने याद रखना है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्ट प्लान्स के अंदर लग सके म्यूचुअल फंड्स में। ऑनलाइन ही अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो है वो कर सकते हैं, जिसमें कोई भी कमीशन नहीं होगा, कमीशन फ्री इन्वेस्टमेंट जो है वो होगी। तो इससे क्लैरिटी रहेगी कि कितने इन्वेस्टर जो हैं वो डायरेक्टली जो हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत जो है वो सेबी ने इन गाइडलाइंस को, इस फ्रेमवर्क को बनाया है, ताकि हम सिक्योरिटी मार्केट को और डेवलप कर सकें, उसको और बेहतर बना सकें। एक डाटा रिलीज किया गया है एमफिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की तरफ से जून 2023 में, और ग्रोस लोन पोर्टफोलियो जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का है वो इंक्रीज हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 में, और ये 3.5 लाख करोड़ का हो चुका है। 3.5 लाख करोड़ का, और लगभग 6.6 करोड़ यूनिक बोरोअर्स हैं इसमें। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का कद बहुत ऊंचा हो गया, लगभग 22% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में इंक्रीज हो गया और 3.5 लाख करोड़ का हो गया है। आंसर यहां पे क्या होगा, 3 होगा। तो एक्टिव माइक्रो फाइनेंस लोन अकाउंट जो हैं वो लगभग 14.6% इंक्रीज हो गए और 13 करोड़ तक लोन अकाउंट जो हैं वो पहुंच चुके हैं। 13 करोड़ लोन अकाउंट्स हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और इसमें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है, मतलब टॉप पे हैं, लार्जेस्ट प्रोवाइडर है माइक्रो क्रेडिट के। सबसे ज्यादा लोन वो देते हैं छोटे लेवल पे, और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। और बैंक्स जो हैं वो इसमें दूसरे नंबर पे आते हैं और तीसरे नंबर पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आते हैं, क्योंकि बैंक्स का शेयर इसमें लगभग 34% का है और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का जो शेयर है वो 16.6% है। लेकिन अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का देखें, लगभग 40% पैसा जो है वो इन्होंने दिया हुआ है। Who has been recently honored with the title of the Governor of the Year? किसको गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है 2023 का सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के अंदर? गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया शक्तिकांत दास को। आंसर क्या होगा, 4 होगा। शक्तिकांत दास जो कि 25th गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनको सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। लंदन में ये अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत ही अच्छे से बैंकिंग सिस्टम को संभाला है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उस टाइम पे भी उनकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी रही। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए भी उन्होंने बहुत ही कारगर काम जो है वो किए हैं। तो आप कह सकते हो कि आरबीआई के ये दूसरे गवर्नर हैं जिनको सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले रघुराम राजन जी थे जिनको 2015 में ये सम्मान दिया गया था। और इन अवार्ड्स के साथ एक अवार्ड और भी दिया जाता है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला है यूक्रेन को। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को ये खिताब दिया गया है क्योंकि वॉर चल रही है, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी वॉरशिप है रिसेंटली जो कि इंडियन नेवल शिप की लॉन्च की गई है गार्डन जी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की तरफ से, और ये शिप बिल्डिंग फैसिलिटी लार्सन एंड ट्यूब्रो में लॉन्च की गई है चेन्नई तमिलनाडु में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। एक तो आईएनएस संशोधक है, एक आईएनएस अंजदीप है। तो आंसर क्या होगा, बोस 2 and 3। तो अपने सबसे पहले याद रखना है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को टोटल 8 तो इनको बनाने के लिए दी गई थी ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ये बनाने के लिए दी गई थी, और 4 इनको सर्वे वेसल लार्ज बनाने के लिए दी गई थी। अब इस 8 में से आप कह सकते हो कि 3 बन चुकी हैं और तीसरी का नाम जो है वो हमारे पास क्या है, अंजदीप है तीसरी का। और ये जो हमारे पास सर्वे वेसल्स हैं ये 4 की 4 बन चुकी है और चौथी का नाम हमारे पास क्या है, आईएनएस संशोधक। तो ये आपने खास तौर से याद रखना है। और आईएनएस अंजदीप जो लॉन्च की गई है वो प्रिया पंडित की तरफ से लॉन्च की गई है, वाइफ ऑफ वाइस एडमिरल हैं आरबी पंडित की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस रेलवे स्टेशन का नाम बताना है जिसको ईट राइट स्टेशन की सर्टिफिकेशन दी गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो फसाई की तरफ से ये ईट राइट स्टेशन का अवार्ड दिया गया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। आंसर क्या होगा, 3 होगा,
क्योंकि इन्होंने हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड जो है वो पैसेंजर्स को प्रदान किया है और स्टेशन को बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस के थ्रू मेंटेन किया गया है। न्यूट्रिशियस फूड जो है वो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, रेगुलर चेक किया जाता है और ये ऐसा पहला नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है जिसको ये सम्मान दिया गया है। और ईट राइट स्टेशन नाम से पता लग रहा है कि फूड स्टोरेज के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और हाइजीन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके रख रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने एक बुक लिखी है इंडिया इज ब्रोकन ए पीपल बिट्रेड 47 टू टुडे। इंडिया इज ब्रोकन, कितना अच्छा नाम यहाँ पे रखा गया, इंडिया इज ब्रोकन ए पीपल बिट्रेड, धोखा हुआ है उनके साथ 1947 टू टुडे। और ये बुक लिखी है अशोक मोदी ने। आंसर क्या होगा? 4 होगा। अशोक मोदी जो कि एक फॉर्मर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस बुक को जो है वो लिखा है, साथ में लॉन्च किया इस बुक को और इस बुक को पब्लिश किया है जगरनॉट की तरफ से। इस चीज को आप याद रख सकते हो। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काम किया है, जहां पे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किस तरह से इंडिया ने इन चीजों को फेस किया और किस तरह से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिएक्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया है और इंडिया की जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसको गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से टैकल नहीं किया है। जून 2023 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रोजेक्ट गजापति को स्टार्ट किया है और फर्स्ट एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसका उद्घाटन किया और पावर ट्रांसफॉर्मर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। कौन सी कंट्री के लिए इन दोनों प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई? ये कंट्री है गैबन। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रोजेक्ट गजापति को स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट गजापति जो है वो गैबन के लिए है। ये एक इंटरनेशनल आउटरीच इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ गैबन के साथ जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसका मेन मकसद यही है कि हम एग्री स्किलिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकें, एजुकेशन को बेहतर बना सकें और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें। इसी के साथ गैबन के अंदर फर्स्ट एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है और पावर ट्रांसफॉर्मर प्रोजेक्ट के ऊपर भी जो है वो गैबन के ऊपर काम हुआ है। इसका मेन मकसद यही है कि हम फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें गैबन के अंदर और सेल्फ सफिशिएंसी गैबन के अंदर जो है वो मजबूत रह सके। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, एग्रीकल्चर के ऊपर, पावर ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर और साथ ही साथ प्रोजेक्ट गजापति क्या है, ये इंडिया और गैबन का प्रोजेक्ट है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रिसेंटली अप्रूव की एक डील की वो MQ-9 रीपर जो हैं ड्रोन्स हैं वो कौन सी कंट्री से अक्वायर करेंगे और ये अक्वायर होंगे USA से। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। ये ड्रोन्स बहुत ही खास है इंडिया के लिए। MQ-9 रीपर ड्रोन्स, इसको प्रीडेटर B भी कहा जाता है, ये ड्रोन्स USA इंडिया को बना के देगा और फाइनल डिसीजन जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज में लिया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी ये फाइनल हो चुका है, अप्रूव कर दिया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। एट प्रेजेंट इंडिया के पास 2 अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन्स हैं जो कि लीज पे लिए हुए हैं अमेरिकन फर्म से, जनरल एटॉमिक से। अब इंडिया के लिए ही ये तैयार किए जाएंगे, मतलब 9 जो MQ-9 रीपर ड्रोन जो हैं वो इंडिया जो है वो अक्वायर कर लेगा उसको। अब हमें लीज पे लेके आने की जरूरत नहीं है। जून 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट अंडर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये हिस्सा है। इन्होंने एक रिवैम्प्ड वेबसाइट लॉन्च किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया एंड लॉन्च्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड पोर्टल। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का हिस्सा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये हिस्सा है। तो इन्होंने एक नया पोर्टल, रिवैम्प्ड कह सकते हो, मतलब पुराना पोर्टल चल रहा था उसी को इन्होंने अच्छा बनाया है और ये पोर्टल है इंडिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पोर्टल। और साथ ही साथ इन्होंने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड भी जो है वो लॉन्च किया है। इस पोर्टल को बहुत ही खास माना गया है क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगा। वहां पे प्रोजेक्ट आ जाएंगे आपके पास कि कौन कौन से पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से आगे बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज कौन कौन सी हैं जो इस पार्टनरशिप के अंदर जुड़ेंगे उनके साथ, कौन सी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अवेलेबल हैं इसके अंदर, इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से, ये सारी चीजें इस पोर्टल के अंदर पता लग जाएगी। और ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि इसमें जो भी एप्लीकेशंस आएंगी उसको स्पीडी किया जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके ताकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। उस कंपनी का नाम बताना है रिसेंटली जिसने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ताकि G20 स्टे सेफ ऑनलाइन एक कैंपेन फॉर साइबर सिक्योरिटी को आगे बढ़ाया जा सके।
और ये कंपनी हमारे पास कौन सी है? गूगल। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो गूगल ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किया है ताकि G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सके, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी को लेके कैंपेन है। तो इसमें साइबर सेफ्टी के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और साथ ही साथ लोगों के लिए ऑनलाइन जो स्कैम हो रहे हैं उससे लोगों को जागरूक करवाया जाएगा। ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर फोकस किया जाएगा। एजुकेशनल कंटेंट बनाया जाएगा जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप जो है वो ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए स्टे सेफ ऑनलाइन ये साइबर सिक्योरिटी कैंपेन है, गूगल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से चलाया जा रहा है। कौन सा डिफेंस सेक्टर है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ मिलके रिसेंटली एक एग्रीमेंट करता है कि हम 5 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, इंप्रूव करेंगे और ग्राउंड कंडीशंस को बेहतर बनाएंगे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर। तो 5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम होगा। ये रिसेंटली 53rd डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस थी। हमारी तरफ से बीएसएफ पार्टिसिपेट करता है इसमें, उधर से बीजीबी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश पार्टिसिपेट करता है। तो बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगा। और बीएसएफ को जो लीड कर रहे हैं वो कौन लीड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे? वो कर रहे हैं सुजाय लाल थाउसन। सुजाव लाल थाउसन ये डायरेक्टर जनरल है बीएसएफ के, और उधर से बीजीबी है हमारे पास बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। दोनों ने इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया और ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा 5 एरियाज के अंदर, 5 स्टेट्स के अंदर, जो कि बॉर्डर एरियाज हैं। असम है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। इन 5 स्टेट्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि ग्राउंड कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में, और पीसफुल जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। कौन सी स्टेट का राजा प्रभा 2023, जिसको स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, सेलिब्रेट किया गया 14 जून से लेकर 16 जून के बीच में? तो राजा प्रभा जो है वो एक ओडिशा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। एक स्विंग फेस्टिवल के तौर पे जाना जाता है। 3 दिन ये फेस्टिवल लगता है जिसमें आप कह सकते हो कि मॉनसून के स्टार्ट होने की बेसिकली एक आशा मानी जाती है इस फेस्टिवल को, तो इसलिए इसको बिगिनिंग ऑफ मॉनसून फेस्टिवल भी कहा जाता है। 14 से लेकर 16 जून के बीच में बेसिकली किया गया। इसमें धरती माता की पूजा की जाती है, औरतों की पूजा की जाती है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें पहले दिन जो है वो पहली राजा नाम से जो है वो पूजा की जाती है। दूसरे दिन जो है वो मिथुन संक्रांति ऑफ राजा के नाम से इसको पूजा जाता है। तीसरे दिन जो है वो इसको बुदाहा या बसी राजा के नाम से जो है वो पूजा जाता है। चौथे दिन जो है वो इसको वासुमती स्नान करवाया जाता है और उसके बाद जो है वो पूरी धरती माता को पूजा जाता है। तो याद रखना है राजा प्रभा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिसेंटली अप्रूव करता है एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जिसमें नया मेमोरियल वॉल बनाया जाएगा ताकि जो पीस कीपर्स जो बेसिकली जिनकी डेथ हो चुकी है उनको सम्मानित किया जा सके। रेजोल्यूशन कौन सी कंट्री के द्वारा प्रपोज किया गया? इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर कौन है इस टाइम पे? रुचिरा कंबोज हैं। इन्होंने ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के पास रखा, मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। तो ये न्यूयॉर्क में इसका प्रस्ताव जो है बेसिकली रखा गया है। ये कंसेंसस से अडॉप्ट कर लिया गया। 190 कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के 193 से उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है और इसमें अलग अलग कंट्री वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देगा ताकि इस पूरे वॉल को बनाया जा सके। इसमें इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, मतलब जो सम्मान ले चुके हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो सम्मानित किया जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और बैंक है रिसेंटली जो कि फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट साउथ एशिया का लॉन्च करते हैं, जिसमें $358 मिलियन जो है वो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ, और ये है हमारे पास वर्ल्ड बैंक। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट साउथ एशिया के अंदर लॉन्च किया है $358 मिलियन का, और ये एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ साइन हुआ है। मतलब बांग्लादेश रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जो है वो बांगा बंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर ढाका बांग्लादेश में लॉन्च किया गया, और इसका मकसद यही है कि रोड क्रैशेस, रोड एक्सीडेंट्स को रोका जा सके और हाई रिस्क हाईवेज को बेहतर बनाया जा सके, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बेहतर बनाया जा सके। तो बांग्लादेश और वर्ल्ड बैंक का बेसिकली एग्रीमेंट है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ रिवाइज रूल्स बनाए हैं म्यूचुअल फंड्स को लेके, और ये कहा है
कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी माइनर के नाम से, मतलब बच्चों के नाम से जिनकी आयु 10 से लेकर 18 साल के बीच में है, वो पेरेंट या गार्डियन के नाम से जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इनको ये गाइडलाइंस जो है वो माननी पड़ेंगी और ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनको म्यूचुअल फंड्स बेचने पड़ेंगे, उनकी ट्रांजैक्शंस करनी होंगी। कौन सी डेट को लेके? तो ये डेट हमारे पास कौन सी है? 15 जून से ये स्टार्ट हो चुका है। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको कहा गया है कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं माइनर के नाम से, तो ये बताया गया है। नए रूल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट पेमेंट जो होंगी, जो भी सब्सक्रिप्शन ली जाएगी किसी पेरेंट के द्वारा, वो किसी भी बैंक के द्वारा जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है। वो चाहे माइनर का बैंक अकाउंट हो, चाहे पेरेंट का हो, चाहे लीगल गार्डियन का हो, या ज्वाइंट अकाउंट हो माइनर और पेरेंट्स का, या माइनर और लीगल गार्डियंस का। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड अब जो है वो किस तरह से खरीदे जा सकते हैं, ये गाइडलाइन जो है वो स्पेशली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई हैं। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है रिसेंटली जिसने मंथली पेंशन स्कीम स्टार्ट की है? 10,000 जो उनके पद्म अवार्डीज हैं उस स्टेट के, तो उनको 10,000 रुपये महीना जो है वो मिलेगा। और ये स्टार्ट की है हरियाणा ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें साथ ही साथ उनको फ्री बस सर्विस भी मिलेगी। जितनी भी वॉल्वो बसेस स्टेट की हैं तो उसमें उनको फ्री बस सर्विस जो है वो मिलेगी। तो पद्म अवार्ड जो हैं वो रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अवार्ड दिए जाते हैं। मार्च और अप्रैल में हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो चाहे वो पद्म श्री हैं, पद्म भूषण हैं, चाहे वो पद्म विभूषण हैं, उनको हरियाणा सरकार की तरफ से 10,000 रुपये महीना जो है वो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।